हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इग्नू के कोर्स BPSC 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। ये इस बुक का कवर पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बुक है आपकी, इसमें टोटल 6 ब्लॉक आपको दे रखे हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ। इसकी तीनों यूनिट्स मैंने अपलोड कर दी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और BPSC 132 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें कि आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम गाइस इसका सेकंड ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो तीनों यूनिट्स आपको दे रखी हैं, बेसिक फीचर्स इसके, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 बेसिक फीचर्स। सो आज सेकंड ब्लॉक की हमारी फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे आप देखिए, ये यूनिट 4 है, आपकी बेसिक फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं और ये आपकी नॉलेज के लिए भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मींस कि जो हमारा संविधान है, वो हम लोगों के लिए बनाया गया है और इसके बहुत सारे जो हैं वो ब्रॉड फंक्शनल पैरामीटर्स हैं गवर्नेंस के, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, इसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत लेंदी डेलिब्रेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मींस कि एक बहुत ही गहरा डिस्कशन और थिंकिंग हुई थी बहुत डिटेल में, उसके बाद में इसको प्रिपेयर किया गया है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1946 में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपसे वनडे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और इसे फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1956 में। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मेनली आपको जो है ना वो ये पढ़ने हैं लोअर हाउस और अपर हाउस, जिसे कि हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो, यहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही जो डिस्कशन था और थिंकिंग थी वो डिटेल में हुई थी वहाँ पे। तो पहले आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पता होना चाहिए कि क्या था ये बेसिकली। सो यहाँ पे देखिए 381 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और दे रिप्रेजेंटेड द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। जो ये 381 मेंबर्स थे ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे और जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसका नाम बहुत ज़्यादा था। इस पार्टी के अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की और प्रजा पार्टी, और इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे कुछ फेडरेशंस हैं और जो नॉन कांग्रेस सिक्स हैं, यूनियनिस्ट जो मुस्लिम्स हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन टोटल आपको बता रखा है कि ये जो 381 मेंबर्स थे इसमें कौन कौन इंक्लूड थे। इसके बाद में यहाँ पे एक मीटिंग स्टैब्लिश करी गई जिसके बेसिस पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी मेकिंग स्टार्ट हुई और ये जो डेलिब्रेशन था, ये जो डिस्कशन था असेंबली में, इसके हेल्प से, इसके डिस्कशन के बाद में इस बेसिस पे एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसे कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया 29 अगस्त 1947 में। और ये जो डेलिब्रेशन था असेंबली का, ड्राफ्टिंग कमेटी का, इसके बेसिस पे ये ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद में देखिए ये इसको इस दिन साइन किया गया 26 नवंबर 1949 और यहाँ से एग्जैक्टली 2 मंथ्स बाद में इसको फोर्स में लाया गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पीछे एक डेटा दिया था ना, अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यही डेटा कि इसमें इसको स्टार्ट किया गया और 1950 में इसको फोर्स में लाया गया। इसके बाद में देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हमारा, इसके असेंशियल फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ असेंशियल फीचर्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम है, मींस की सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, और जो सॉवरेनिटी है इंडिया की वो सरेंडर नहीं करी जाएगी। इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक है एंड कैन नॉट बी टर्न इनटू अ मोनार्की। यहाँ पे ये रिपब्लिक है, मोनार्की में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि आपने
इतना पढ़ा होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ आपने फंडामेंटल राइट्स हमने कहीं से लिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सिंगल सिटीजनशिप का राइट हमने कहीं से लिया। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो इंडिया है ना वो रिपब्लिक है और कैन नॉट बी टर्न इनटू मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे किंग और क्वीन का रूल होता है, किंग हो या फिर क्वीन, जहाँ पे यही रूल करेंगे और बाद में नेक्स्ट जनरेशन जो इनकी आएगी फैमिली में वही रूल करेगी, जैसे आपने पढ़ा है इंग्लैंड में होता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में मोनार्की नहीं होगा। डेमोक्रेसी क्या है, इज़ अ वे ऑफ लाइफ देन मेरली प्रोवाइडिंग फॉर अडल्ट फ्रेंचाइजीज। यहाँ पे ये जो है ना मेन फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि सुप्रीम है, उसके अलावा ये जो सॉवरेनिटी है हमारे भारत देश की वो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं की जाएगी। और सेकंड जो इंडिया है वो रिपब्लिक है, इसे मोनार्की में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी होते हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो एक्चुअल ढांचा है हमारे संविधान का उसको छेड़छाड़ किए बिना ही उसमें अमेंडमेंट्स को किया जा सकता है। और ये चीज़ आपने केशवानंद भारती केस जब पढ़ा होगा, नहीं तो मैं इसको, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ये केस आपको पढ़ा दूँगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं। अब देखिए वन बाय वन ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये तीनों टर्म्स आपको ऊपर दे रखी है, बस इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है। जो प्रेम्बल है हमारा, जो प्रस्तावना है, फर्स्ट पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपने पढ़ा होगा आई थिंक। तो ये जो प्रेम्बल है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द पीपल ऑफ द कंट्री आर द सोवरेन। इन अदर वर्ड सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है एक डिफरेंट पर्पज़ से, जिसमें कि उनका एक पर्टिकुलर काम होता है, एक पर्टिकुलर ड्यूटी हो जाती है और वो ड्यूटी कोई दूसरा नहीं करता है। तो मीन्स कि जो चीज़ें हैं ना वो दूसरे तरीके से कोई और उसको नहीं कर सकता। तो जो हमारा जो भारत देश है, इंडिया है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, सोवरेन है। मीन्स कि इनके ऊपर ना इनके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी किसी कंट्री का या फिर किसी और लोगों का। हम लोग इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए, इन द प्रियम्बल इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट द कंट्री शैल बी रिपब्लिक एंड शैल, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो कंट्री है ना वो रिपब्लिक ही रहेगी, मोनार्की में कन्वर्ट नहीं होगी। मीन्स कि यहाँ पे जैसे हमारे पास पार्टी सिस्टम है, वोटिंग होती है, उसके बाद में जो गवर्नमेंट है उसको चूज़ किया जाता है, तो वही कंसेप्ट चलेगा। जो मोनार्की है जहाँ पे किंग और क्वीन का रूल होता है वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद में देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनसे मिलके हमारा भारत देश बना है, ये चीज़ आप सबको पता है। और यहाँ पे देखिए अगर कोई भी नई स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इसमें ये स्कोप भी है कि एक नई स्टेट को बनाया जा सकता है या जो नई स्टेट है उसको भी इसमें एडमिट किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसे आपने स्टेट्स के नाम पढ़े होंगे जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उन स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे आपको कुछ नाम दे रखे हैं जिनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे या जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं और लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है। तो ऐसे ना स्टेट्स की फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होंगी। इसके अलावा ये 1956 का डेटा है, फिर आपको 2000 का दे रखा है, जैसे उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको क्रिएट किया गया। फिर इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास में प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो रजवाड़ों की जो स्टेट थी, ये कंबाइन होने से पहले हैं, तो ये थोड़ा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इन सब स्टेट से मिलके हम लोग बने हुए हैं। इसके अलावा 2019 में, अगस्त 2019 में आर्टिकल जो 130 है इसको हटा के जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। 2 यूनियन टेरिटरीज यहाँ से निकाली, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये जो डेटा है 2019 का, ये एक रीसेंट डेटा है कि जो आर्टिकल 370 है जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रहा था, वो स्टेटस वहाँ से उनका चला गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी
नेसेसरी आपकी नॉलेज के लिए फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करे गए हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, शॉर्ट नोट लिखिए फंडामेंटल राइट्स पे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एसेंशियल फीचर्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो करना क्या है, सिंपल ये जो मेन हेडिंग्स है यहाँ पे दिख रही है आपकी 4.1, जैसे ये हो गई, ये 4.42 हो गई, ये 4.43 हो गई, तो इनको आपको ये चीज़ें हेडिंग्स जो है वो लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इस पे लिख सकते हैं। सेपरेट शॉर्ट नोट भी आ जाता है फंडामेंटल राइट्स पे, आपको पता होनी चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक लीगल राइट बनाया गया, कौन से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये भी एक लीगल राइट बनाया गया है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ऑप्शन जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कुछ राइट्स आपको दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा राइट जो है वो लीगल राइट है या नहीं है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसके अंदर ये अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपके पास में पूछी जाती हैं। इसके बाद में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी श्योरिटी हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें देता है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टेबल हैं, मींस कि अगर आपको लगता है कि जो आपके राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उस टाइम पे जस्टिस के लिए डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पे राइट्स हैं जो कि जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं सिर्फ उनके लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे वो लिस्ट दे रखी है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू ये राइट्स जो हैं वो हमारी कंट्री के लोगों के लिए, भारत का जो नागरिक है उसके लिए अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं हैं। आई मीन उस टाइम पर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी का टाइम होता है उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और जो इमरजेंसी का टाइम होगा उस टाइम पे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को भी, मीन्स कि जैसे इमरजेंसी का टाइम आता है, आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है या नेशनल इमरजेंसी कभी भी लग जाती है, तो उस टाइम पे बहुत से ऐसे कुछ आर्टिकल्स आपको दे रखे हैं जिसको कभी भी वहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। जैसे कि जो आर्टिकल 20 है ये क्या कहता है कि आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करी जा रही है, प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है कोई भी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए। जैसे आपने सुना होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो पुलिस है या फिर जो पावर में होते हैं वो कन्फेस करवाने के लिए, जो क्राइम किया नहीं उस चीज़ के लिए भी आपको प्रेशराइज़ किया जाता है। तो ये एक ऑफेंस है, ये चीज़ आपके साथ कभी भी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल जो 21 है इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अगर ये शॉर्ट नोट आता है तो इसमें आपको आर्टिकल्स जो हैं वो पता होने चाहिए, प्लस जो इमरजेंसी है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके की जो इमरजेंसीज़ हैं वो हमारे भारत देश में लगाई जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए, जैसे इसमें यहाँ पे इमरजेंसी में यहाँ लिख लीजिएगा अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट आता है नेशनल इमरजेंसी हो गया, इसके अलावा स्टेट हो गया, स्टेट इमरजेंसी, और या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। जिस टाइम पे अगर ये 3 टाइप में से कोई भी इमरजेंसी होगी ना तो भी ये जो आर्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से 22 के अंदर आता है, और ये हमें 19 जो आर्टिकल 19 है ये हमें गारंटी देता है, श्योरिटी देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने का, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का और एक पीसफुल असेंबली का राइट आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू राइट आर्टिकल 19। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप कहीं पे भी विज़िट कर सकते हैं, रिज़ाइड कर सकते हैं, किस पूरे कंट्री के, पूरे देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। तो ये चीज़ हमें राइट टू जो है, ये फ्रीडम का जो राइट है वो 19 से 22 के अंडर दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 20 जो है ये इस चीज़ की गारंटी देता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉज दैट आर इनेक्टेड आफ्टर अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। देखिए, जैसे अगर आपका कोई जो क्राइम आपने किया है, अगर वो आप कन्फेस कर लें,
बट ये चीज़ होता है कि अगर आपको फोर्सफुली वो कन्फेस करवाया तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका जो क्राइम है वो अगर साबित हो जाए कि वो चीज़ आपने करी है तो आपको पनिश किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ बातों के बेसिस पे आपको उस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ये चीज़ हमारा आर्टिकल 20 के अंदर आता है। और इसके अलावा आपका जैसे प्रोटेक्शन है फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये चीज़ हमें राइट दी गई है कि आप अपने अगेंस्ट अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है तो आप इस चीज़ के लिए जस्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 21 है वो इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, और आर्टिकल 22 जो है वो प्रोहिबिटेड करता है डिटेंशन ऑफ पर्सन्स विदाउट ट्रायल। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मेनली आपसे पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए जो आर्टिकल 19 से 22 है वो कौन से आर्टिकल्स है, वो राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल्स हैं। इसके बाद में राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब हो गया बराबरी का, तो ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। इसके अंदर हम 3 आर्टिकल्स पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी में, 14, 15 और 16, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए इसमें क्या है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल 15 ये बताता है कि आपके साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आपका धर्म जो मर्जी हो, आपकी जो मर्जी कास्ट हो, सेक्स आप चाहे मेल हो, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, LGBTQ कम्युनिटीज़ में आते हैं, किसी भी बेसिस पे, चाहे आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपने कहीं पे भी जन्म लिया हो, इन सब बेसिस पे आपके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपकी इसमें आर्टिकल 15 के अंदर आती हैं। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, सेम यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है जो आर्टिकल 16 है, ये प्रोवाइड करवाता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि रोज़गार के लिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मानिए कहीं पे कोई वैकेंसी निकली है, आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी रेस, आपके कास्ट, आपके रिलीजन के बेसिस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि आपकी कास्ट ये है या आपका रिलीजन ये है तो इस वजह से आपको वो जॉब प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, तो ये नहीं पॉसिबल। ये आर्टिकल 16 हमें ये प्रोवाइड करता है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अंडर। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को DPSPs भी कहते हैं। और इसका जो अडॉप्टेशन मीन्स को जो ये DPSPs हैं इसको अडॉप्ट किया गया है आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये चीज़ आपसे कई बार फिलअप्स में या फिर मैचिंग में पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ कौन से कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से, या कौन सी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सी जो टर्म्स हैं वो किस कंट्री से अडॉप्ट करी गई हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टेबल होते हैं, DPSP जो होती है वो जस्टेबल नहीं होती हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे आती है, नेक्स्ट आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसमें ये दे आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं मीन्स कि जैसे हमसे ना कुछ एक्सपेक्टेशंस करी जाती हैं कि जो हमारा संविधान है हम उसकी रिस्पेक्ट करें, जो हमारा फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसकी रिस्पेक्ट करें, किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमसे एक्सपेक्ट करी जा रही हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये यूनिटी और इंटीग्रिटी को होल्ड करने में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो इट मीन्स ये हमारी यूनिटी को शो करता है। आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप हमारे फ्लैग के लिए, हमारे नेशनल एंथम के लिए आपकी रिस्पेक्ट सेम है। तो ये चीज़ यूनिटी और इंटीग्रिटी को शो करता है कंट्री की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है यूनियन, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। आपने पढ़ा होगा कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हमारे जो जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 3 ऑर्गन्स ऑफ ब्रांचेस पढ़े होंगे। फर्स्ट आता है लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और लास्ट वन इज जुडिशरी। पहले लॉ बनाया गया, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया गया और फिर देखा गया कि जो ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है क्या उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कंडीशंस लगाई गई थी उन के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसलिए जुडिशरी को लास्ट में डाला जाता है। सबसे पहली चीज़ आती है लेजिस्लेचर। ये क्या है, इसमें क्या चीज़ होती है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया।
ये जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें क्या चीज़ होती है, जैसे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। जैसे आपने पढ़ा है कि जो राज्यसभा लोकसभा हमारे पास ऐसे, वहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाया जाता है, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको बनाया जाता है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारे कंट्री की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर ये नहीं होती हैं तो इसमें क्या होता है, मीन्स कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ना लेजिस्लेचर क्या होता है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गए जो पावर में होते हैं, जो कि लॉज को बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ आती है आपकी लेजिस्लेचर में। तो ये याद रख लेना, ये होती है आपकी लॉ मेकिंग बॉडी। शॉर्ट में बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। जैसे यहाँ पे इस बॉडी ने लॉ बना दिए, लेकिन क्या वो जो रूल्स हैं, जो लॉज बनाए हैं, वो चीज़ इम्प्लीमेंट करी जा रही है या नहीं करी जा रही है। जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या है, हाउस ऑफ पीपल मीन्स की लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीन है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये आपको पता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब जो मेंबर है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो मेंबर होना चाहिए, चाहे तो लोअर हाउस का हो, चाहे तो अपर हाउस का। यहाँ पे हाउस आएगा, ये टाइपिंग एरर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में प्रेसिडेंट। जो हाउस, जैसे आपको लोकसभा और राज्यसभा मैंने बताया, उनमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों जो हैं ये ऑर्गन है, ये पार्ट है किसके, पार्लियामेंट के। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट में की जो पावर्स होती हैं वो हमारे आर्टिकल 52 जो है, आर्टिकल 52 से लेके 62 तक के आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन जहाँ पे प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव पावर जो दे रखी है वो आर्टिकल 52 में दे रखी हैं। कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंट आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो कौन सा आर्टिकल है वो किससे रिलेट करता है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया की अगर बात करें, जो प्रेसिडेंट है ना वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, जो आर्म फोर्स होते हैं उनके। ये आपको याद रखना है कि जो हमारी आर्म फोर्स है उनके सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद में जो प्रेसिडेंट है उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो सम्मन दे सकते हैं पार्लियामेंट में जो जॉइंट सेशन है उसको बिठाने के लिए भी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज होती हैं स्टेट की, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, इन सब की जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट के अंडर आती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे डिफरेंस होता है कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर्स आर ब्रॉट अंडर स्क्रूटिनिटी बाय द अपोजिशन ड्यूरिंग द 2 hours लॉन्ग क्वेश्चन आर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच डे ऑफ द सेशन इन द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिकमेंडेशन पे बनते हैं प्रेसिडेंट की, जिसको एड्स और एडवाइसेस भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है कंट्री की। जो लॉज हैं उनको बनाना है, चेंज करना है, तो वो इसके अंडर आता है। यहाँ पे याद रखना है ये पॉइंट्स आपको। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए, अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये एक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर चेयरमैन है, वो इज़ ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसके चेयरमैन हो गए। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो कि 6 years की टर्म को होल्ड करतेंगे, या फिर 1/3 जो मेंबरशिप होती है रिटायरिंग की, वो मींस इसमें से जो ये टीम बनी ना, इसमें से 1/3 मेंबर जो है उनको हर 2 साल के अंदर रिटायर कर दिया जाता है। टोटल टेन्योर यहाँ पे 6 years आपको होल्ड किया गया है। इसके बाद में देखिए, अब ये जो है ना, ये राज्यसभा में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो राज्यसभा है ना उसमें थोड़ी कम पावर होती है मनी बिल के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जो राज्यसभा है उसमें मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो बिल होते हैं वो लोकसभा में वापस से भेज दिए जाते हैं, और विद इन अ रिकमेंडेशन ऑफ 14 days उसमें इस बिल को पास करना पड़ता है, चाहे जो लोकसभा है उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए ये कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये कौन से इसमें राइट्स आते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको ये चीज़ करवाई यहाँ पीछे, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। ये आपके आर्टिकल जो है 19 से 22 ये किस में आता है, राइट टू फ्रीडम में। आपको ध्यान रखना है 19 से 22 पेज नंबर कौन सा था, ये पेज नंबर 38 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आती है जुडिशरी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 3 बॉडीज़ बताई, एक था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। यहाँ पे लॉ बन चुके, इनको इम्प्लीमेंट कर लिया गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो आती है जुडिशरी, जो कि जो जस्टेबल राइट्स होते हैं। जैसे आपके जो चीज़ें जो लॉज उनको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक से नहीं किया गया, तो ये सब चीज़ें जो है जहाँ पे जस्टिस से रिलेटेड जो ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, वो आता है जुडिशरी। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ जुडिशरी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाईएस्ट कोर्ट जो इसमें आप अपील कर सकते हैं, पहले लोअर कोर्ट से अप्लाई करेंगे, लेकिन हाईएस्ट जो अपील आप कर सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है। इसी में हमारे पास में जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो अंडर आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है जो डिक्लेयर करी जा सकती है। एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रेबेलियन जो कि आर्टिकल 352 में आता है, और ये जो है ये इस जो इमरजेंसी को, जो आर्म्ड रेबिलियन जो आर्टिकल लगाया गया, ये जो इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया, तो कब किया गया था, जो चाइना वॉर था, इंडो चाइना वॉर था 1962 में, तब उस टाइम पे इसको अप्लाई किया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अब जो इमरजेंसीज हमारे यहाँ पे लगाई जाती है वो कब कब लगाई गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कब कब ये जो इमरजेंसीज हैं वो लगाई गई हैं। ये फर्स्ट है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेकंड नेक्स्ट जो इमरजेंसी है वो बता रखी है, इंडिया पाकिस्तान। इसके अलावा नेक्स्ट जो इमरजेंसी है वो जो इंदिरा गांधी जी थी उनके टाइम पर लगाई गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो इमरजेंसी है वो कब कब डिक्लेयर करी गई थी। इसके बाद में देखिए जो आर्टिकल्स है वो आपको ध्यान रखना है। तीनों टाइप की इमरजेंसी मैंने आपको पीछे वहाँ पे बता दी थी कि कितने टाइप की कौन कौन सी इमरजेंसीज यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पे लास्ट जो इमरजेंसी आती है वो आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में आती है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। इसके बाद में आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट्स, वेट अ मिनट, हाँ जी, ये देखिए ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या, उसको अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एग्जामिन द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसको अमेंड करने में के लिए पार्लियामेंट्री पावर्स कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चंस आपके ख़त्म है। इसके बाद में आप यहाँ पे जो एक्सरसाइज में चेक योर प्रोग्रेस में आपको कुछ हिंट सॉल्यूशंस दे रखे हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में गाइज ये जो आपकी यूनिट है, यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है, बेसिक फीचर्स। नेक्स्ट यूनिट में हम इसके फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।